बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। सेमीफाइनल्स का कल से आगाज़ होने जा रहा है। अनबीटन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड कल आमने सामने होंगे, जिसके बाद अगले ही रोज़ इंडिया और इंग्लैंड का भी मैच होगा। लेकिन पाकिस्तानी टीम की बात की जाए तो ग्रुप 8 से बाहर आने के बाद भी इस टाइम पे टीम वापस आ गई है, लेकिन मसले मसाइल और डिस्कशंस का सिलसिला जारी है ऑब्वियसली। और मेरे साथ मेरे को होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद हैं। थैंक यू जी। सानिया, इधर से रेजिग्नेशन का भी सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और हमने देखा कि पहला रेजिग्नेशन आ चुका है। अलीम डार साहब ने कल रिज़ाइन कर दिया। इस पे बात करेंगे। फाइन वाला जो इशू है हमने आपने कल डिस्कस किया था, उसको भी थोड़ी बात करेंगे। या बात हो रही है, हम पूरी भी बातें कर जी 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 उसकी क्या लीगैलिटीज़ हो सकती है उस पर भी बात करेंगे और ओबियसली सेमीफाइनल पे तो बात करेंगे ही हम। एग्जैक्टली इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल मौजूद हैं, हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट उमर हमीद मौजूद हैं और हमारे साथ ऑल्टरनेट स्टूडियो से एक्सपर्ट शाहनवाज भी मौजूद होंगे। उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे बाद में। तो अदनान, सबसे पहले तो हम टीम के मसाइल की बात करते हैं ना, फिर सेमीफाइनल डिस्कस करेंगे। अब जी अलीम डार ने बाकायदा रिज़ाइन दी है और उनकी स्टेटमेंट में आपको बताती हूँ। वो कहते हैं कि हम सिलेक्टर्स जो हैं 20 खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद 15 प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिसको कोच और कैप्टन मिलके रखते हैं। लेकिन वो कहते हैं सबसे ज़्यादा अमल दखल जो है उजारादारी कोच की है और सिलेक्टर सिर्फ हम बराए नाम हैं, हम सिर्फ तनकीद करने के लिए बैठे हैं, हमें किसी चीज़ में हमारी सही नहीं है। देखिए, पहले तो ये रिएक्शन आना शुरू हो गया है कि पहले अलीम डार ने जो है वो रिज़ाइन दिया है। इसका मतलब है कि चीज़ें गलत होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में भी क्लैश होना शुरू हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब। देखिए, आप जो 20 सेलेक्ट कर रहे हैं, देखिए आपने 20 लड़कों की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 20 लड़के वो कौन से सिलेक्ट किए? क्या वो परफॉर्मेंस से किए, बड़े नामों से किए? अब सुना है कि वो कह रहे थे कि मैंने रिजवान को कहा था, रिजवान को सिलेक्ट करो विकेट कीपर बैट्समैन। कोच ने कहा मुझे उस्मान चाहिए, उसके बाद फिर बहुत से बाबर नहीं चाहिए था। तो कहने का मकसद है ये वाई इस तरह की चीज़ें क्यों मीडिया पे आके जो है आप बता रहे हैं? पहले क्यों नहीं गलतियाँ सही? नुकसान क्या हुआ कि हमारा वर्ल्ड कप गंदा गुजर गया? जो एक अचीव करने वाला जो वर्ल्ड कप था जिसमें आप परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते, ये चीज़ें पहले क्यों नहीं की? अगर पहले हो रही थी तो उस पर स्टैंड क्यों नहीं लिया? उस पर क्यों चुप रहे? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उस टाइम क्यों नहीं ये स्टैंड लिया, या उस टाइम रिज़ाइन क्यों नहीं किया, या चीज़ें गलत हो रही थी उस टाइम क्यों नहीं सही करने की कोशिश की? क्या फिर कोच वो कोच है कि अगर कोच की इतनी पावर है तो फिर इतनी सिलेक्शन कमेटी बनाने की जरूरत क्या है? अच्छा, दो चीज़ें इसमें दो चीज़ें हैं। कल भी हमने जो बात की थी कि हमारे कोच ने बारहा हर जगह कहा कि 15 मैच सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और उससे पहले अगर आप देखें कि दुनिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि कोई भी सिलेक्शन कमेटी का हेड ना हो। हमारा चीफ सेलेक्टर ही कोई नहीं है, ये भी मजाक है। और जब भी टीम की बुरी परफॉर्मेंस की बात आती है, जैसे आपने चैंपियन ट्रॉफी याद होगी, तो स्पिनर की बात हुई कि आप एक स्पिनर के साथ क्यों, बहुत डिस्कशन हुई। तो सब ने कहा जी हम तो 5 सिलेक्टर है, हर एक वोट है, बाकी 3 वोट कर देते तो हम सेलेक्ट कर लेते। दो सारे अपने सेलेक्ट कर लेते। तो वो अपनी फेस सेविंग सब ने रखी है। तो अलीम डार साहब बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, ऑनरेबल है, उनकी एक रेपुटेशन है, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि इख्तियारात तो शुरू से ही नहीं थे आपके पास, तो आपने पहले क्यों नहीं छोड़ा? ये भी डिबेटेबल चीज़ है कि वो सैलरी नहीं लेते थे, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सैलरी लेना या ना लेना उनका पर्सनल मैटर है। अगर नुकसान तो क्रिकेट का हुआ ना, तो आपने अगर एक सिस्टम में आके बैठे हैं तो क्या सिस्टम को सही किया, या सिस्टम के जो ख़राब सिस्टम है उसमें रह के वो काम करते थे? देखिए, कहीं ना कहीं देखें एक अपने भी गोल्स होते हैं। अगर आप बात करें, अगर कोई मैं विकेट कीपर हूँ, अगर मैं अपने सिस्टम में रह के अपने विकेट कीपर तैयार नहीं कर सकता, या मैं कोई विकेट कीपर ऐसा पाकिस्तान टीम को नहीं दे सकता, तो इसका मतलब मैं ना ही लूँ ना, मैं काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि आप प्लेयर प्रोड्यूस करके नहीं दे रहे। अगर आप सिलेक्शन कमेटी के रुकन है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैं सिलेक्शन सही कर रहा हूँ, जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वो 20 में है कि नहीं, या बड़े नामों को हमने रखना है। अच्छा ठीक है, बड़े नाम रखे हैं, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस प्लेयर है, ऑफ कोर्स बाबर आजम ने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है। अगर उसको रखा है, क्या उसके साथ सही तरह बात की गई? क्या उसको बताया गया कि मैंने आपको चौथे नंबर पे खिलाना? मुझे लगता है कि बाबर को वहीं पे मना कर देना चाहिए था कि उसकी गेम चौथे नंबर पे नहीं है, उसके नंबर 4 पे नहीं है गेम। तो क्या हुआ? नुकसान उसका भी हुआ और टीम का भी हुआ। उसके बाद फिर स्पिनर्स पे आ जाओ, क्या आपने क्वालिटी स्पिनर रखे? आपने उस स्पिनर को रखा क्योंकि जब वो इसका नाम आया तो कहीं ना कोई क्वेश्चन मार्क था कि शादाब कहाँ से आ गया, क्योंकि देखें उसमें बड़ी बहस हुई है इनकी। उसपे देखें ना, आपकी परफॉर्मेंस होती है, आप एक कितना अरसा अनफिट होके आप आए हैं और उसके बाद सडनली आके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेलते हैं, श्रीलंका के खेलते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अभी टाइम चाहिए था उस जोन में जाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं।
तो अगर बड़े इवेंट में परफॉर्म नहीं करेंगे तो इसी तरह की बातें होंगी। और इस तरह अभी तो एक ने दिया है ना रिजाइन, तो अभी तो भाई आप बताइएगा आपके क्या ख्याल है कि ये पहले ना कहना बाद में कह देना? ये रेजिग्नेशन जो है ना, ये यूजली आप कह लें कि इसके दो मुहर्रकात हो सकते हैं। एक ये कि फेस सेविंग है कि ठीक है टाइमली मैंने जनाब रिज़ाइन कर दिया देखें, और दूसरा ये होता है कि अपनी जो गलती है उसको एक्सेप्ट करना। यहाँ पे गलती एक्सेप्टेंस जो है ना नज़र नहीं आ रही मुझे गलती की, यहाँ पे फेस सेविंग मुझे लग रही है कि फेस सेव की है कि हाँ ठीक है जी ये काम सही नहीं हुआ और इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं, आकिब जावेद है या कोच है। बात यह है कि अगर 20 खिलाड़ी सिलेक्ट करके दिए हैं, उन 20 में शादाब, बाबर और रिजवान का ना होना, ये सारी चीज़ें थीं। अगर वहाँ पे आकिब जावेद ने माइक हसन की बात सुनी बकौल जो हेडलाइंस चल रही थी उनकी स्टेटमेंट की कि जी आकिब जावेद की खामोशी और माइक नहीं, आकिब जावेद ने तो कहा था मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। इवन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी माइक हसन के साथ, उसमें तो उन्होंने बोला था कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ अलीम डार की। अलीम डार ने उन पे रख के कि ठीक है जी ये क्योंकि बात नहीं सुनते थे, ये बोलते नहीं थे माइक हसन के आगे, उसकी जो बात वो कहता था उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, उसकी वजह से जनाब मैंने ये स्टेप लिया है कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। ये रिज़ाइन लेना चाहिए था जब टीम जा रही थी। वो जो 20 थे उस 20 में वो 3-4 लोग थे जो आप नहीं चाहते थे। वो ठीक है आकिब जावेद की मर्जी होगी या माइक हसन की मर्जी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक प्लेयर एक सिलेक्टर ने तो सारी टीम सेलेक्ट नहीं करनी, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन में वो कमी लग रही थी तो आपको उस वक्त ये एटलीस्ट आप रिजाइन ना करते तो स्टेटमेंट जरूर देना चाहिए था कि यार ये प्लेयर्स जो है ना ये नहीं गए। यूजली हम लोग कहते हैं जी कि बाद में क्यों बोलते हैं, होता ही है कि जब आप सिस्टम का हिस्सा होते हैं आप एक तो लीगली बाउंड भी होते हैं कि आप जो अंदर की बातें हैं वो बाहर नहीं बता सकते, फिर उसके बाद ये भी होता है कि अच्छा यार चलो मैं नहीं समझता कि इनको जाना है, अगर वो समझते हैं वो जा रहे हैं, हो सकता है ये परफॉर्मेंस दे दें। लेकिन जब वो परफॉर्मेंस नहीं आई आगे से तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनके भी दिमाग में ये चल रहा होगा कि यार दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अप एंड स्टैंड आउट कि यार ठीक है ये चीज़ ठीक नहीं। लेकिन इसमें देखना डिबेटेबल तो ये चीज़ है कि पहले करना चाहिए ना, आपकी देखें आप स्टेटमेंट ना दें, आप पीछे हट जाए, आप सेट बैक कर दें कि जी ये स्टेप बैक नहीं किया आपने। शाहनवाज व्हाट डू यू थिंक? उमर ने अभी जिस तरह से दो मुहर्रिकात हमारे सामने रख दिए हैं कि एक बात होती है फेस सेविंग, सेकेंडली ये होता है कि आपका ज़मीर आपसे कह रहा होता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो इसलिए आप रिज़ाइन दे देते हो। अब अलीम डार ने वाज़े तौर पर ये बातें कही हैं हाईलाइटेड वे में कि रिजवान को एज अ विकेट कीपर होना चाहिए था, उस्मान को नहीं मौजूद होना चाहिए था। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि बाबर की जगह नहीं बनती, शादाब की जगह नहीं बनती है। इवन उन्होंने कहा कि कैप्टन सलमान अली आगा की भी प्लेसमेंट नहीं बनती है। अगर उनको इतनी सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ नज़र आ रही थी तो इतनी देर बाद क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया? देखिए सानिया, ये तो डे 1 से ये चीज़ें चल रही थी कि पहली सिलेक्शन कमेटी है पूरी दुनिया की जहाँ पे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कोई है ही नहीं, और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऐसा जो है ना वो एक्सपीरियंस हो रहा था। दूसरी चीज़, जहाँ पे आप सिलेक्शन कमेटी की बात करते हैं, चाहे वो अलीम डार हों, चाहे वो असद शफीक हों, चाहे एहसन चीमा हों, चाहे अजहर अली भी एक टाइम पे थे, फिर वो रिज़ाइन कर गए, तो इनकी कोई बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एज ए सिलेक्टर्स इनकी कोई हैसियत नहीं थी, ना इनसे कोई बात होती थी। ठीक है मशावरत की जाती थी, लेकिन होता एंड ऑफ द टाइम वही था जो आपको पता है, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, उनके जो है ना इख्तियार में ही होता था, उन्होंने फैसला करना होता था। और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी होती थी वो कहते थे कि मैं इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल हूँ। अभी रिसेंट पास में जब पाकिस्तान की टीम जा रही थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो आपको याद होगा कि ये जब टीम अनाउंस हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई। सो अलीम डार ने अगर इतना ही, अलीम डार देखें आप ओहदे भी इंजॉय करने का शौक़ होता है सानिया। अगर आपको चले मैं समझता हूँ कि 1 महीने 2 महीने आपको चीज़ों का आइडिया हो गया कि यहाँ पे हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमारी चीज़ों को उस तरह लेके नहीं जो है ना हमारी बातों को नहीं माना जा रहा है, या हमें जो है क्या नाम है उसका, जो हमारी मर्जी के प्लेयर हैं या कोई कम्बिनेशन बनता है टीम का, तो अगर आपकी वो बात नहीं मान, लेट मी कंप्लीट सानिया। अच्छा, तो अगर वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी तो आप उसी वक्त रिज़ाइन कर लेते, तो आपको वो अपना ओहदे पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के एज ए सिलेक्टर, जो फर्स्ट टाइम हो रहा था कि कोई अंपायर जो है वो नेशनल कौमी सिलेक्शन कमेटी का जो है रुकन बने हैं, ठीक है, तो मुझे ये बता दें तो फिर आपने इतनी देर, आप तकरीबन पौने 2 साल हो गए उनको, वो उन्होंने इंजॉय कर लिया, अब क्यों उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई? क्योंकि ये चीज़ें तो डे 1 से ऐसे ही चल रही थी। पहला सवाल तो ये यहाँ पे ये उठता है, जो बात कर रहे हैं ना फेस सेविंग की, ये फेस सेविंग नहीं थी। ज़ाहिर है हर इंसान है, एक सब्र का पैमाना होता है, हो सकता है उनके पास कोई नई एक्टिविटीज़ आ गई हो, कोई नई मसरूफियत आ गई हो। अब 1.5-2 साल से वो चुप करके बैठे हुए थे, तो क्या आगे वो चुप करके नहीं बैठ सकते थे? अब यही सिलेक्शन कमेटी होगी, यही सारा कुछ का कोई चेंज होता हुआ आपको पहले माजी में नज़र आया जो अब नज़र आएगा। तो कहने का मतलब है कि अलीम डार का होना या ना होना एज ए पर्सनल आई बिलीव कि इतना वो मैटर नहीं। अच्छा, ये भी शाहनवाज बात सामने आ रही है कि सिकंदर बख्त का भी बड़ा रोल था, वो आल्दो कि उनको कोई डेजिग्नेशन असाइन नहीं था,
बट वो भी पीसीबी की मीटिंग में शामिल होते रहे हैं, वो भी अपना वो इनपुट एक देते रहे टाइम हैं। के ऊपर ना बातें चल रही थी इरफान साहब के वो एज ए सिलेक्शन कमेटी का जो मेंबर है वो बनाया जा रहा था उनको। अच्छा। मुझे क्या बहुत पता अच्छे उनको तरीके- बनाना हो, मैं और नहीं उनको नहीं ये काफी जाने देर की पहले की दे बात दी है, हो। ये तो खैर काफ़ी ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि उस वक्त ये बातें चल रही थी, ये मीडिया के ऊपर भी आ गए थे। हमारे सिकंदर बख्श साहब लाहौर भी 1-2 मरतबा फ्लाई करके पहुँच चुके थे, लेकिन कुछ चीज़ें थी बस एक टाइम के ऊपर आके सडनली फिर क्रिकेट बोर्ड ने उस चीज़ की जो है ना वो तरदीद कर दी कि सिकंदर बख्श जो है वो सिलेक्टर नहीं बन सकते। और अगर देखा जाए तो तरदीद वैसे कभी भी नहीं की उन्होंने तो ये सरफराज का भी वैसे नाम आया और सिकंदर बख्श दोनों का आया, दोनों की मीटिंग भी हुई, ये तो भी हमें छोटे बताते हैं। मैं आपको यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि सिकंदर बख्श का बहुत शोर था, लेकिन जाहिर है सरफराज भी आ गया, फिर जाहिर है फिर मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ पर्सनली एज ए एक्सपर्ट में भी आई एम रॉन्ग कि अगर आप 70, 80 या 90s की अगर क्रिकेट हो रही है तो जो बंदा 70s के एरा में खेला हो अगर आप उनको सिलेक्शन कमेटी में लेके आए तो अंडरस्टैंड के यार वो बंदा मतलब ठीक है उस एरा की क्रिकेट हो रही है। बट नाउ 2026 चल रहा है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, आपको अगर सिलेक्टर्स रखने भी हैं तो कम से कम वो सिलेक्टर रखें जो कुछ ना कुछ मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हों, कुछ मैक्सिमम जो है वो T20 क्रिकेट खेले हों, उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो। तो ये चीज़ें भी बोर्ड को जहन में रखने की ज़रूरत है। कबल अज़ वक्त अभी किसी चीज़ की प्रेडिक्शन तो खैर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक चीज़ को अगर हम उसको ख़बर के तौर पर दे देते हैं तो दूसरे दिन ही उसकी तरदीद आ जाती है बोर्ड से कि जी ये खबर जो है ये गलत है, और अल्टीमेटली वो कुछ देर के लिए उनके ऊपर जो है ना वो कपड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन फिर जब कुछ अर्सा गुजरता है तो वही खबर जो है ना वो उसकी तस्दीक शुरू हो जाती है। तो अदनान भाई अब सरफराज का नाम भी लिया गया 3-4 मंथ पहले और कहा गया ये मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेला है, रिसेंट कप्तान भी रहा है, इसको लड़कों का भी मालूम है। फिर हम देखते हैं कि सडनली उनका रोल चीफ सेलेक्टर की बात सुनने के बाद फ़ौरन चेंज होता है और वो अंडर 19 के साथ जुड़ जाते हैं और अभी शाहीन के साथ भी वो हैं। तो सरफराज जैसा बंदा होना चाहिए या इनमें से कोई लगता है कि किसी को तो आप हेड बनाए, देखिए कल को अकाउंटेबल तो हो एटलीस्ट वो। देखें सरफराज की बात करें तो उसने जिस तरह क्रिकेट खेली है, जिस तरह उसने टीम खड़ी की थी, जितने भी प्लेयर हैं ये आज खेल रहे हैं ये सारी कैप्टनसी सरफराज के अंडर ही खेले और सरफराज ने ये तैयार करके टीम दी हुई थी और ये वो लोग थे। इसका मतलब है कि उसको मॉडर्न क्रिकेट का भी पता है, उनको प्लेयर से काम कैसे लेना है। उसे अगर आईसीसी ट्रॉफी की बात करें जो जीती थी उसमें जो है वो उसने काम, देखें आप सिस्टम का हिस्सा है ना। अब कैप्टनसी की बात आ रही है ना, अगर बात करें सरफराज की बात करें या सलमान अली आगा की बात करें तो हम बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सरफराज ने वो किया जो पाकिस्तान के लिए करना चाहिए था एज ए कैप्टन। उसने प्लेयर भी प्रोड्यूस किए, प्लेयर भी बनाए और प्लेयरों से काम भी लेना सीखा उसने। और फिर ऐसे लोग अच्छा उसके बाद T20 क्रिकेट उसका एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान से T20 खेला हुआ, PSL खेला हुआ है, तो ये एक अच्छा पैकेज है। अगर उसको सिस्टम में लेकर आते हैं उसके वो अच्छा पैकेज है। उसके बाद बड़े लोग ऐसे हैं आपके पास, अगर मॉडर्न क्रिकेट को देखें हफीज़ है, कामरान अकमल है, ये लोग वो हैं जिन्होंने T20 में डोमिनेट किया हुआ है और बड़ी सेंचुरीज हैं कामरान अकमल की भी, आप उसको भी सिस्टम में ला सकते हैं। ऐसे लोग जब आप सिस्टम में लेकर आएंगे चल ही नहीं पाएंगे उनके साथ। आप देखें ना, आप अलीम डार की बात करें तो अलीम डार वाला उसके साथ चलना मुश्किल है। देखें अलीम डार ने रिजाइन किया, रिजाइन को दे के जहां भी मैच होता था मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं। आज भी देखें वो ग्रास रूट लेवल के ऊपर कोचिंग कर रहे हैं और वो बंदा डिजर्व करता है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में उस तरह के बंदे को होना चाहिए कि जहां भी मैच होता था, चाहे वो कराची में हो रहा है, चाहे पेशावर में हो रहा है, चाहे लाहौर में हो रहा है, वो बंदा मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है कि वो हर जगह स्टेडियम में मौजूद होता था। तो कम से कम कहने का मतलब है कि इस तरह के बंदे हो ना जो ग्राउंड के ऊपर आके काम करें। इस तरह के सरफराज की बात करें नहीं, मैं कामरान अकमल की बात कर रहा हूँ, मैं कामरान अकमल की बात कर रहा हूँ। सरफराज से खैर मैं कामरान अकमल की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है हर ग्राउंड में, चाहे वो अंडर 19 का मैच हो रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक का मैच हो रहा है, चाहे फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा है, चाहे PSL का मैच हो रहा है, चाहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मैच हो रहा है, उस बंदे को मैंने स्टेडियम में देखा है। तो जब एक बंदा जो ग्राउंड में काम करने वाला हो और उस जो बंदा काम करता है ग्राउंड में ना, वही आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। बिल्कुल, तो इस तरह के बंदे से आप काम क्यों नहीं लेते? अब सलमान, मैं सलमान बट की बात करता हूँ, मैं समझता हूँ पर्सनली कि अगर इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट सबसे ज्यादा अगर किसी को समझ है तो वो सलमान बट को है। ठीक है सर, ना सिर्फ डोमेस्टिक की बल्कि इंटरनेशनल की भी, और जिस खूबसूरत अंदाज में वो जो प्रॉब्लम्स हैं बोर्ड के और जो प्लेयर्स के और जो डोमेस्टिक आपका सारा सिनेरियो है उसके प्रॉब्लम्स जिस तरह से वो डिस्कस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, मेरा ख्याल है उनको भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं इख्तलाफ ज़रूर करना चाहूँगा इस हवाले से कि हम लोग ये कह रहे हैं जी कि जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेला है या जो T20 खेला है, चाहे एटलीस्ट थोड़ा ही खेला हो, उसको होना चाहिए। मेरे ख्याल में हर वो शख्स
अहल है जो इवॉल्व होता है, जो अपने आप को तब्दील कर सकता है, वक्त के साथ अपने अंदर तब्दीली लेके आ सकता है। हमारे बहुत सारे पुराने प्लेयर्स हैं जिन्होंने T20 नहीं खेला हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है T20 में, जैसे वसीम अकरम है, वसीम अकरम ने तो 12 वो कमेंट्री भी करते हैं, वो प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्व भी हैं। इस तरह हमारे और भी बहुत सारे प्लेयर होंगे, अब्दुल रज़ाक हैं, वो बहुत अच्छे कोच बन सकते हैं, या वो बहुत अच्छा सिलेक्शन का काम कर सकते हैं, पावर हिटिंग वो सिखा सकते हैं। तो हमारे पास एक पूल तो बहुत बड़ा है। देखना सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अलीम डार की बात कर रहे हैं जी, कि वो अब उन्होंने जितनी एम्पायरिंग की हुई है, जितने प्रेशर में उन्होंने एम्पायरिंग की हुई है, जितने बड़े बड़े मैचेस में उन्होंने एम्पायरिंग किया, हमें लगता है कि क्या वो इतना आकिब जावेद के प्रेशर में आ गए होंगे? नहीं यार, मुझे एक बात उमर भाई, मेरी बात सुने, मेरी अब बात ऐड करें ना। आज तो वैसे मज़ेदार डिबेट चल रही है, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर तो हमने बहुत बात कर रही है, लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनके ऊपर मैं काफ़ी देर से अपने पॉडकास्ट में भी बात करता रहता हूँ, और आज भी अगर ये डिबेट चली है तो मैं अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालूंगा। ज़रूर। उसकी वजह ये होती है कि मुझे ये बताएं, जब से ये सिलेक्शन कमेटी बनी है, किसी सिलेक्टर की इतनी क्या अहमियत थी इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर? सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन कोई नहीं, लेकिन एक बंदे के पास सारे इख्तियारात हों, ऐसे कैसे हो सकता है? चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी पॉइंट से हो, एक ही बंदे ने फैसले करने हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो बाकी सिलेक्टर्स हैं और एक बंदे के सामने उनकी एक्चुअली क्या हैसियत होगी? मुझे इसका पहले आपको जवाब पहले तो ये सबसे पहले ये है कि किसी कोई घर, कोई दफ्तर, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है, डिपार्टमेंट होता है जिसका कोई हेड ना हो। ये तो मजाक तो इधर से ये लगाने वाले जो स्टेक होल्डर है उनके बात आती है ना, क्या उनके माइंड में नहीं ये चीज थी कि हमें मजेदारी की बात आप देखें, इरफान साहब मजेदारी की बात देखें कि जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो एक कैटेगरी बिल्कुल बीच में मिस कर दी थी। सो बात हुई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया, एक कैटेगरी के प्लेयर कितने हैं, मतलब वो कह रहे थे कि भाई कोई एक कैटेगरी में डिजर्व ही नहीं करता। तो मतलब परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है ना, परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि किसी को एक कैटेगरी की दें। अब कहने का मतलब ये है कि जब ये इस तरह के सारे डिसीजन होते हैं, सिलेक्शन कमेटी अल्टीमेटली, अब हम टारगेट करेंगे सिलेक्शन कमेटी को, तो जिस बंदे ने रिस्पांसिबिलिटी ली है उस बंदे को फ्रंट पे आके उस चीज को या तो मैं यही तो कह रहा हूँ शाहनवाज, रिस्पांसिबिलिटी ना लेने की वजह से तो हेड कोई नहीं मुकर्रर। कभी भी अभी भी जैसे टीम बुरा खेलिए, हारेगा, अब देखिएगा आप प्रेस कोई नहीं जा सकता। पहले टीम अनाउंस होती थी, ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, रिलीज करते थे, क्वेश्चन आंसर होते थे। अब क्या होती, प्रेस रिलीज आती है और कहते हैं ये स्क्वाड है। अच्छा, फिर अगर कभी किसी वजह से मिलना आमना सामना हो जाए तो कहते हैं जी हमारा तो हर एक वोट है। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये तो आप कहते हैं ना फुलिश पैराडाइज के अंदर रखा हुआ है सबको, जिसका जो दिल करता है आके घुमाई जा रहा है। ये तो चेयरमैन साहब से हमारी अपील है कि आपने ये सारे लोगों को पॉइंट किया हुआ है, अकाउंटेबिलिटी के लिए होता है हेड। देखिए, हेड का मकसद ये नहीं है कि वो किसी ना किसी जगह उसने अपनी चौधराहट दिखानी है। हेड का मतलब है कि किसी को प्रॉब्लम होगा तो मैं अकाउंटेबल होऊंगा और मैं अकाउंटेबल ठहराऊंगा। टीम को भी बगैर कैप्टन के ग्राउंड में उतार दें फिर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। सिलेक्शन अलीम डार ने बात की, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस तरह अभी आपने की कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए, लेकिन रिजवान के अलीम डार ने कहा कि रिजवान को बतौर कीपर मौजूद होना चाहिए था, लेकिन बेसिकली अब रिजवान क्यों ड्रॉप है 20 ओवर की क्रिकेट से 50 ओवर की क्रिकेट के? चले, अगर इनको नहीं खिलाया तो जो ओहदेदार बैठे हुए हैं उनका ये है कि भाई वो तो कहने का मतलब है कि जो उसकी मर्जी होती है वो करता है, तो कप्तान को इतना तो राइट होता है। भाई आपकी बात नहीं मानी जा रही शाहनवाज भाई, आप उसी टाइम स्टेप बैक कर जाए, आप पीछे हट जाए। पहले क्यों नहीं करते? ये बाद में होने के बाद क्यों याद आता है कि हमने ये हमारी फलानी बात नहीं मानी गई थी, उस टाइम क्यों नहीं आपने रिजाइन किया? ठीक है ना, यही तो बात कह रहा हूँ ना कि उस वक्त जैसे है ना वो बात नहीं करते। जो एक टाइम होता है जिस टाइम के ऊपर आपने आके इन सारी चीज़ों को दुनिया के सामने, पाकिस्तानी अवाम के सामने, क्योंकि जब हारते हैं तभी चीज़ें जो है ना हमारे सामने आती हैं। मैं आपको गारंटी के साथ जीता हूँ, पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। इरफान साहब, आपने एक बात नहीं करनी थी, तारीफों के हम सब ने, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आप, सब ने तारीफों के पुल बांध देने थे कि भाई पाकिस्तान की टीम से बेहतर टीम कोई नहीं है। तो जब कोई भी परफॉर्मेंस जो है ना वो इस किस्म की होती है, आप सिलेक्शन कमेटी से लेके, आप कोचेस से लेके, ईच एंड एवरीथिंग आपकी नज़र जाती है कि यार वहाँ भी फेलियर है, वहाँ भी फेलियर है। लेकिन मुझे ये बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक अगर किसी बंदे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो कोई एक्शन आज तक हुआ है? उसने अपनी कोई मतलब थोड़ी सी उसके अंदर कोई आई है, उसने कहा होगा कि यार मैं इस्तीफा देने लगा है, कभी कुछ इस तरह का हुआ है? बहुत इन अ माइनर। अब पूरी होता ये है नॉर्मली कि जब तक आपको होप होती है ना कि आप इस सिस्टम का हिस्सा बने रहेंगे, इवन हमारे एक्स प्लेयर्स जो हैं, तो बहुत सारे जो है वो बहुत सारे चैनल्स पे बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं जो जिस वक्त वो टीम का हिस्सा थे उस वक्त उनको करनी चाहिए थी, जिसमें अहमद शहजाद हैं, जिसमें तनवीर साहब हैं, जिसमें मोहम्मद यूसुफ साहब हैं। होता ये है कि जब तक आपको होप होती है ना, मुश्ताक साहब जी 3 साल कोच रहे, असल में जब तक वो हिस्सा होते हैं ना,
उस वक्त तक वो अपनी ज़ुबान को बंद रखते हैं इस वजह से कि यार शायद हमें दोबारा चांस मिल जाए टीम में वापसी आने का या मैनेजमेंट में वापसी आने का। तो जब बिल्कुल होप्स ख़त्म हो जाती है ना, उस वक्त वो शायद अपना एक एंगर जो है वो भी निकालते हैं कि यार इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। फिर उस वक्त वो ऐसे वाकयात सामने लेके आते हैं कि जिनकी ज़रूरत नहीं होती। आजकल नज़र महमूद साहब की बड़ी स्टेटमेंटें सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल, कितना टाइम वो किन बेसिस पे बात वो सही करते हैं, लेकिन वो टाइम गुजर चुका है। कैसे बात ठीक करते हैं आप? अदनान के पास दो तीन बातें ऐसी हैं। लेकिन नहीं उमर भाई, इख्तलाफ है मेरा आपसे कि जब आप सिस्टम का पार्ट है तब सारा कुछ ठीक है, इसका गलत बाहर आके आपको सारे प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। मैं तो आपकी ही बात को कंसेंट करके आगे लेके चल रहा हूँ। अदनान के पास 3-4 किस्से ऐसे हैं कि जो आज सुनाए कंट्रोवर्सी बन जाए, वो नहीं सुनाते ही सेट के यार ये टाइम गुजर चुका है, अब इस बात करने का फायदा नहीं है। उस टाइम चीज ये है कि उस वक्त करते तो बेहतर था। इसी तरह हमारे बहुत सारे प्लेयर्स नहीं कर सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज है जिससे आने वाले बच्चों की बेहतरी हो सकती है। बस मैं ये कहूँगा कि एज ए क्रिकेटर अगर आपको अच्छा उस्ताद, अच्छा टीचर मिल गया ना, तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। और जब मैं टीम से बाहर हुआ, मुझे उस्ताद तो थे पर अच्छे इंसान नहीं थे। वो कहना बात कि जब मैं टीम में था तो उन्होंने कह दिया जी बस करें जी, अब बहुत क्रिकेट आपने खेल ली है, अब घर जाएं आप तो सबसे बेस्ट कीपर थे, सबसे सेफ कीपर थे, किसने कहा आपको ये बात? बस छोड़ दें, ये है जिनसे बहुत कुछ सीखा है, बस छोड़ दें। कुछ चीज़ें ऐसे दोबारा वो दुख हुआ मुनासिब है। नहीं, मुनासिब नहीं है क्योंकि टाइम, मैं कहता हूँ कि लुक फॉरवर्ड, टाइम इज़ गॉन। मेरा कहने का मकसद है कि आपको अच्छे उस्ताद मिलना ही नेमत है बहुत बड़ी आजकल के दौर में, और अगर आप उनसे सीख लें उससे बड़ी नेमत है। और उसके बाद अगर आप देखें ना, बहुत सी चीज़ें, उस्तादें कब से शागिर्दों की जड़ें काटने लग गए हैं, ये क्या बात है? नहीं, हमने जड़ें तो नहीं काटी, इसलिए तो नाम नहीं बताया। उस्ताद का वो कह रही है कि उस्ताद कौन से होगा, ऐसा कौन सा मेंटोर या उस्ताद था कि जो आपको ज्यादा ध्यान के साथ लेके चलता और जो आपकी परफॉर्मेंस थी? देखिए मेरी मेरे और भी कई प्लेयरों से बात हुई जितने भी आपके साथ खेले, उन्होंने कहा जी, और हमने भी देखा है एज ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट देखा है कि आप पाकिस्तान के, हमेशा मैं कहता हूँ आफ्टर राशिद लतीफ सबसे सेफ कीपर हमने आपको देखा है। माशाल्लाह जो कलेक्शन थी वो सारा कुछ था। इवन हम आपके भाइयों से ज्यादा कहते हैं, मैंने कामी भाई को कहा है कि आप अदनान जो है बहुत बेहतर कीपर है, खुद भी कहते हैं, खुद भी कहते हैं। तो ये एक बंदा जो टेस्ट का परमानेंट फीचर था, जिसकी विक्ट्रीज के अंदर बड़ा रोल था, उसके देखिए वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक इनके नाम पे है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इंजर्ड हुए थे, पहले बाहर हुए थे, फिर वापसी नहीं आपकी हो सकी। उसके बाद कम बैक किया, उसके परफॉर्मेंस भी बहुत दी। मैंने बहुत से जो थे वो परफॉर्म किया, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म किया, 800 रन किए। फिर उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला, उसके बाद 96 नेट आउट किया जिसमें इफ्तिखार ने 100 किया था। उस मैच में मैंने भी 2 डे मैच खेला। उसके बाद फिर जो है वो दूसरी इनिंग्स में मैंने 40 नेट आउट किया। कहने का मकसद फिर 87 वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट साइड मैच में किया। कहने का मकसद है कि देखिए, अच्छा, वेस्ट इंडीज़ वाला जो मैच था वो इनके लिए ये था कि आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो यू कैन कम बैक इन द टीम, बट परफॉर्म करने के बाद भी नहीं हुआ। हम वापस आते हैं उस चीज़ की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली टीम में रहते हुए जब आप नहीं करते ना बात, हक की बात नहीं करते, तो फिर आज जैसे वो दिन देख रहे हैं, वो दिन उस टाइम आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपको स्टैंड लेना चाहिए। अगर गलत चीज़ें हो रही हैं तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। मैं शायद उस जगह पे था क्योंकि मैं बहुत जूनियर था उस टीम में, और वो जो लोग थे सिस्टम में वो बहुत बड़े थे। इधर काउंटर आर्गुमेंट है कि जिसने स्टैंड लिया उसके साथ क्या हुआ? उमर, आपके अपने भाई उमर अकमल ने जो स्टैंड लिया, देखें, वो तो अब सफा कहने का मकसद ये है कि यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। उस टाइम मैं कि चुप रहा और जो बोले हैं उनके साथ क्या हुआ। तो कहने का मकसद है कि ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए आपको कि अगर कोई प्लेयर को प्रॉब्लम है या उसको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ी, या उसको कोई बंदा थ्रेट कर रहा है, या उसको कह रहा है कि तू शूज़ किस कलर के पहन रहा है, तू ये क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, तूने गाड़ी क्यों रखी हुई है। देखें, मेरा कहने का मकसद है, मेरा कहने का, देखें वो शूज़ पकड़े हैं, शूज़ तूने देखो वो जो है गिब्स था वो पहनता था शूज़, वो जो सॉकर वाले हैं वो क्योंकि स्पीड से काम करता था। भाई तू शूज़ ये ग्रीन कलर के क्यों पहना, पकड़े डस्टबिन में फेंक दिए, ठीक है, तूने ही गाड़ी क्यों रखी हुई है। हमने इतनी क्रिकेट खेली है, नहीं हमने इतनी क्रिकेट खेली है, तू गड्डी कितों ले ली, ये भी क्वेश्चन मार्क है। कपड़े के किस कलर दे पाए तू, डेरोगेटरी और गलत बात है ये, मतलब हर इंसान की पर्सनल है। तो शुक्र करो मैं जिहदे बूट पाए हैं, नहीं आपने इतने कूल धीरे कहते दे रखेड़े 3 रंग दे पाए बूट। मैं कहने का मकसद है कि ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए। अगर देखें प्रॉब्लम, देखें नुकसान किसका हो रहा है, क्रिकेटर का और क्रिकेट का हो रहा है। देखिए ये रिस्पांसिबिलिटी किसकी बनती इतनी अदनान भाई आपकी कि अगर टाइम के ऊपर आप चीज़ों को हाईलाइट करते, दुनिया को बताते कि ये बंदे गलत कर रहे हैं,
तो चले आपकी क्रिकेट तो जो है उन्होंने कट लगाना था, लग गया, बाकी जो आने आपके बाद भी तो बहुत सारे कट लगे हैं। लेकिन उमर अकमल को कट लगा तो क्या ठीक हो गया? ठीक है ना, अहमद शहजाद को कट लगा तो क्या ठीक हो गया? मेरे कहने का मकसद है कि आज वो सिस्टम में नहीं है लोग। एक चीज, वो लोग सिस्टम में बेशक ना हो, लेकिन कम से कम आपकी तो रिस्पांसिबिलिटी बनती है ना। आप कौन सा बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में थे, आपको ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट में था। मैं ये बात कर रहा हूं, अभी मैं बात में ये कर रहा हूं कि जो लोग बाद में बात करते हैं, जिसने कहने का मकसद है, एक्सक्लूड कर देना। देखिए कहने का मकसद है कि जहाँ पे चीज़ें गलत होती वहाँ पे आपके पास एक ऐसा अदारा होना चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा जोन होना चाहिए जो प्लेयर उनके पास जाए अपना, फिर वो बात प्राइवेसी के साथ करे और प्राइवेसी के साथ। अभी हमारा रिसेंट प्लेयर गया था, हमारा रिसेंट प्लेयर गया था वहाब रियाज के टाइम पे, तो क्या हुआ था? बिल्कुल, ये भी अच्छा, इसका सलूशन जो आप बात कर रहे हैं ना, पहले होती थी क्रिकेट कमेटी, और क्रिकेट कमेटी इन सारे मसाइल को देखती थी, जिसके नीचे आपकी सिलेक्शन कमेटी भी आती थी। वो इवन स्क्रूटनी करती थी कि किन लड़कों को आपने सेलेक्ट किया है, किन को गलत सेलेक्ट किया गया है, और ये मसाइल को भी देखती थी। अनफॉर्चुनेटली ये कब बंद हुई? ये तब बंद हुई जब सरफराज कप्तान था तो क्रिकेट कमेटी थी, और उन्होंने फैसला किया कि सरफराज ठीक नहीं है, और उसको मिकी आर्थर को हटा के खुद ही बन गए। उसके बाद क्रिकेट कमेटी खत्म हो गई। देखिए नहीं वो तो है भी, तुझे देखो ना कि गिलेस्पी भी फारग हो गया, गैरी क्रिस्टन भी फारग हो गया, तो पाइनअप भी बन गया। मुझे लगता है कि ये लोग दूसरे पाइन थे, देखिए गैरी क्रिस्टन की बात करें तो वो उसने जिस टीमों के साथ काम किया, या गिलेस्पी की बात करें तो वो उस सिस्टम का हिस्सा थे जहाँ पे क्रिकेट इंप्रूव की जाती, जहाँ पे प्लेयर बनाए जाते थे, जहाँ पे चीजें डेवलप की जाती थी। और मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से अदनान भाई बात बताऊं, हमेशा ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करके प्लेयर बनाए जाते हैं। सर मैं बात कर रहा हूँ गिलेस्पी की और उसकी गैरी क्रिस्टन की। अगर आप उसको कोच लेकर आए, अगर सिस्टम का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान टीम के साथ अटैच किया है, तो फिर आपकी चीजें बेहतर होंगी। वो सिस्टम में कैप्टन के अंदर खेल के आए हैं, एग्री करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं। अच्छा देखिए, उसमें कोचेस का जो रोल है ना, उसका रोल तो लेवल के ऊपर काम करने की जरूरत है। ग्रास रूट लेवल। उमर भाई आप लगा रहे हैं पाकिस्तान, शाहनवाज भाई आप जो कोच ला रहे हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ला रहे हैं। आप कोच ला रहे हैं, बॉलिंग कोच ला रहे हैं, तो पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए ला रहे हैं। मैं अंडरस्टैंड, तो ग्रास रूट लेवल देखें, ग्रास रूट लेवल बेसिकली ये कोचेस की बात तो आपने की है कि जो बड़े कोचेस हैं नेशनल टीम को ये बड़े नाम ही सर्व करते हुए अच्छे लगते हैं। माइक जैसा बंदा अगर कर रहा हो तो अच्छा थोड़ी लगता है। अच्छा मुझे ये बता दें शाहनवाज भाई, आप कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट सही करनी है, आप मुझे बताएं ना कि अब शाहीन में जहाँ पे लड़का आपसे डिबेट हुई, जो लड़का T20 क्रिकेट में ओपन कर रहा है और वनडे में उसको अनाउंस किया और 5वें नंबर पे खेला, वाई ऐसा क्यों? इसका मतलब आप प्ले खराब कर रहे हो। आपने रखना है तो उसी नंबर पे रखो, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको बैठा दो, उसको T20 के लिए रख लो ना। आप ना वनडे के लिए तैयार कर रहे हो ना T20 के लिए। उसका जो नंबर है उसी पे खिलाना चाहिए। दूसरा जो कोचेस का रोल है ना, जो अभी प्रॉब्लम आया है, ये मिकी आर्थर के टाइम पे भी ये बात हुई थी और अभी भी होती रही है। जब गैरी क्रिस्टन और ये आए थे गिलेस्पी भी, तब ये बात की थी कि आपको अपने कोचेस को, जो लोकल कोचेस हैं, जैसे आपकी जो एसोसिएशन की बात कर रहे हैं या दूसरे आपके जो रीजन है, इनके कोचेस को आप अटैच करें सीनियर कोचेस के साथ, वो सिंक हो आपस में। वो कहें कि जी हमारे पास ये 15 का पूल है, अच्छा हमें मिडिल ऑर्डर में एक लड़का चाहिए, आप बताएं आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर अच्छा है, वो उनके साथ काम कर रहा हो, वो उनको प्रोवाइड कर रहा है। मैं एक एग्जांपल आपको दूं, आपको शायद याद हो, मेरी बात सुने, जब पहला IPL हुआ तो उन्होंने दुनिया के सारे बेस्ट कोच उठाए और अपने सिस्टम में लगाए, और अपने सिस्टम में लगा के अपने जो प्लेयर थे ना उनको साथ लगा दिया। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करती। आप ग्रूम कैसे करेंगे? देखें, अगर वो गैरी क्रिस्टन था, अगर वो गिलेस्पी आया या कोई अच्छे कोचेस पाकिस्तान आए और जो जल्दी चले गए क्योंकि वो चीज़ें बेहतर करना चाह रहे थे, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, उनको नहीं वो जोन मिला, नहीं पता चला कि नहीं कर सकते। देखिए मेरे कहने का मकसद है, प्लेयर्स जा रहे हैं अफगानियों को खिलाने और सिखाने, कोचिंग करने। मैं कहता हूँ कि वसीम अकरम जैसा बॉलर ना दुनिया ने प्रोड्यूस करना ना होगा। वो बॉल को जिस तरह करते हैं, मोहम्मद आसिफ आज कहाँ है? उसको क्यों नहीं यूज कर रहे, उसको क्यों नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बॉलर उनसे सीख रहे? अच्छा मेरा भी मानना ये है कि जैसे सलमान भट्ट साहब की आपने बात की, मोहम्मद आसिफ की सब बात करते हैं,
आप उसके पास पे चले जाते हैं, उससे जो काम लिया जा सकता है वो ले लेना। आप उसे पब्लिक ऑफिस ना दें, आपको बताता हूं, आसिफ से आप बॉलर तैयार करा लें। आमिर तो खेला है ना, अगर आप आमिर को माफ कर सकते हैं, आमिर के पास की तो बात कोई नहीं है ना, अगर आपने आमिर के पास करने की जरूरत है, गुजर गया ना टाइम। हम बात अब करते आगे हैं की कि बात करें। जो लोग क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं वो कौन लोग हैं। आप सलमान बट को देख लो, उसने जिस तरह सिस्टम चलाया, जिस तरह वो ग्रास लेवल पे शायद भाई पाकिस्तान का जो अभी डोमेस्टिक पे जाके अब या बच्चों को कोचिंग में काम कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। देखें आप, मेरे खुद बेटे वहाँ पे खेलते हैं, आप मैं देखूँ ना अपने बेटों को देखते, हमने हमेशा देखा है कि बहुत बड़ा सेटअप है, कोच दो हैं, उसने ऐसा सिस्टम बनाया, आपको ग्राउंड दी, नेट्स दिए, हर जोन के बच्चों के लैदा कोचिज हैं, उनके साथ के हर एज ग्रुप के जो है ना बच्चे, उनकी लैदा कोचिज हैं और सिर्फ उनके साथ मर्ज हैं, उनके साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि टी20 के मैचेस जो हैं बच्चों के यूट्यूब पे दिखाया जाए, पेरेंट्स कितने खुश होते हैं, ग्रास लेवल पे कितना काम, और जो वो छोटा बच्चा अपने आप को, मेरे बच्चे जब वो टीवी आके रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो तो वो कहने का मकसद है कि ग्रूम कैसे करना आपने, वो ग्रूम कैसे करना है कि जब बच्चे अपने आप को देखते हैं तो खेलते हुए देखते हैं, तो जब वो गलतियां अपने आप को देखते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि वो बंदा सिस्टम चला सकता है। ऐसे बंदों को बोर्ड में लाना चाहिए। क्रिकेट का पूरा इवेंट उन्होंने कंडक्ट करवा दिया। ऐसे बंदे जो सिस्टम को क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, उनको लेकर आओ, कामरान अकमल को लेकर आओ, बहुत से प्लेयर हैं, तौफीक उमर है, तौफीक उमर है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बड़ी क्रिकेट खेली है, उन्होंने ओपन किया, बड़ा परफॉर्म किया, उसको लेकर आओ। अब्दुल रहमान को लेकर आए, ठीक है वो अच्छी बात है, वो अच्छा स्पिनर था पाकिस्तान का। सईद अजमल को लेकर आओ, बहुत सी चीजें जो है ना बेहतर कर सकता पाकिस्तान। जी शाहनवाज, आप कुछ ऐड कर रहे थे इसी हवाले से, जब हमने आसिफ का जिक्र किया, सलमान बट का जिक्र किया। जी मैं अब आसिफ की बात ये करना चाह रहा था कि आसिफ देखे दुनिया का बेहतरीन बॉलर गुजरा है, ठीक है, माजी में जो भी हुआ है ठीक है, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है, सबको छोड़ा है ना, सबको ठीक है ना, गो हेड, अब आगे की तरफ देखना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फॉरनर्स कोचेस बुला के उनको इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज दी जाती हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात आती है तो वहाँ पे हमारी जो सैलरीज हैं वो क्यों एक लिमिटेड सी जो है अमाउंट वो रखते हैं, ठीक है ना, वो तो कहते 3 लाख रख लो, कहते 5 लाख रख लो। अगर हमने किसी फॉरनर ओवरसीज प्लेयर को बुलाया है तो उसको हम $50,000 भी पर मंथ दे देंगे, हम $30,000 पर मंथ भी दे देंगे। और हालांकि आसिफ की बात अगर आप कर रहे हैं तो आसिफ के जो दुनिया के बड़े बैटर्स थे, जिसमें चाहे वो आप डिविलियर ले लें, हाशिम आमला ले लें, माइकल क्लार्क ले लें, जो दुनिया के केवन पीटरसन ले लें, जो दुनिया के बड़े बैट्समैन थे, आसिफ तो ऐसा बॉलर था कि सबको बकरी बनाया हुआ था। सर उनके स्टेटमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक बॉलर यार उमर साहब, मैं बात तो कंप्लीट करने देना यार हैं। तो अब मसला ये है कि वहां पे अगर आपने आसिफ से काम लेना है, वहां पे आपने इन चीजों से काम लेना है, तो फिर आप उतने पैसे भी तो देना उनको, वो डिजर्व करते हैं पूरी दुनिया में। आज वो 6 साल से अमेरिका में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ क्या कर रहा है, वो क्रिकेट ही सिखा रहा है ना। कौन से लोग जो है फायदा उठा रहे हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, इंडियंस बच्चे मोस्टली वहाँ पे बच्चे हैं, जो वेस्ट इंडीज से बच्चे आते हैं, वहाँ पे कनाडा से बच्चे आते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तो नहीं है ना, वो फायदा तो उनका है। तो हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ स्टैंड कर रही है? हमारे पाकिस्तान में जो और आसिफ आने थे, और जो हमारे पास सलमान बट आने थे, या और हमारे पास जो लेजेंड प्लेयर आने थे, तो अगर इन बंदों से अगर हम काम नहीं हम ले सकते हैं, तो दुनिया को हम इतने पैसे दे सकते हैं, तो हम अपने इन प्लेयर्स से काम लेके उनको क्यों नहीं पैसे दे सकते? अब उसकी प्रॉब्लम क्या है आसिफ की कि वो अमेरिका में क्यों है, उसको उनको पैसे अच्छे मिलते हैं? तो प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर दूसरा ये भी मसला है शाहनवाज, पैसों का भी मसला है। दूसरा ये है कि आप उनको वो हम रिस्पेक्ट देते भी नहीं है इधर। आप देखिए पब्लिक ऑफिस होल्ड ना करें, आपको अथॉरिटी ना दे आप, लेकिन जो काम से लेना है जैसे कोचिंग है, बॉलर तैयार करना, बॉलर तैयार करो यार। आप उनसे मैं आकिब भाई की स्टेटमेंट बताता हूं आपको, आकिब भाई की स्टेटमेंट बताता हूं आपको, और उसके बाद बैकलैश आया और आपने उसको रिमूव कर दिया, अनाउंस करके आपने आकिब भाई की स्टेटमेंट बताता हूं। देखिए आकिब भाई जब आए थे, आपको याद होगा कि उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली, जब श्रीलंका के लास्ट ईयर वो कोच थे, तो वो जब श्रीलंका से आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं श्रीलंका की टीम को भी एक आसिफ दे के आया हूँ। भाई श्रीलंका की टीम को आप आसिफ देख के आए तो पाकिस्तानी टीम में आसिफ किधर है हमारा? अगर हमारे पास आसिफ आपने बनाया था, आसिफ हमारे पास था, तो उससे काम क्यों नहीं ले रहे? अब कहने का मतलब ये है कि जब बंदा सिस्टम से बाहर होता है उस वक्त उसके ऊपर बात करना बहुत आसान होता है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप सिस्टम में होते हैं, आपके नीचे कुर्सी होती है, तो फिर आप ये फैसले क्यों नहीं करते? तो फिर आपके ऊपर तो सवाल उठते हैं ना। तो मेरा तो हमेशा ये इख्तलाफ है, जो तौफीक उमर की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं मोहम्मद आसिफ की बात कर रहा हूँ, मैं सलमान बट की बात कर रहा हूँ, मैं कामरान अकमल की बात कर रहा हूँ। हमारे पास मल्टी
जो ना प्लस प्लेयर हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं। हर किसी की ये ख्वाहिश है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करें। अब आसिफ का एम क्या था? आसिफ कह रहे हैं यार मुझे आप ये अंडर 17 दे दें, मुझे अंडर 19 दे दें, मैं इनके ऊपर काम करता हूँ। कामरान अकमल क्या कहते हैं? कह रहे हैं मैंने ग्रास रूट लेवल के ऊपर ग्राउंड में जाके काम करना है। तौफीक उमर क्या कह रहा है कि मैंने अंडर 19 पे अंडर 17 के ऊपर काम करना है। तो जब इतने लड़के आपके पास लोग हैं वो तो यही कहेंगे ना ग्रास रूट लेवल, क्योंकि वहां से ठीक होगी तो ऊपर ऑटोमेटिकली बड़े लेवल पे तो मैन मैनेजमेंट। आप बात करते हैं, देखिए ये जितने प्लेयरों की बात करें, अगर इनकी पॉजिटिव चीज़ें देखें तो हम बात करते हैं, अगर अब्दुल रज़ाक की बात करें तो पावर मिडल ऑर्डर में उन जैसा पावर हिटर नहीं आया, तो उनको सिस्टम में रखना चाहिए, कंटिन्यूसली रखना। ये नहीं कि अगर 6 महीने काम कराया तो अगले 6 महीने उनसे काम ही नहीं ले रहा, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। कामरान अकमल अगर कट बहुत अच्छी शॉट खेलता था, पुल शॉट बड़ी अच्छी खेलता था, अगर वो बैकफुट पे इतना अच्छा प्लेयर था, वाई वो प्लेयर तैयार नहीं कर सकता? कर सकता है। आप सलमान बट की बात करें तो न्यू बॉल के साथ कैसे परफॉर्म करता था? ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कैसे आपने गेज करना था पहले बॉल को आपने खेलना है। जितने बड़े ट्रॉमा से गुजरे ना ये सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर, ये तीनों जिस बड़े ट्रॉमा से गुजरे, उनकी अपनी गलती थी, उसको उन्होंने भुगत भी लिया, फेस भी किया, लेकिन उसमें से गुजरना, वो जो मेंटल माइंड कंट्रोल है, वो जो स्ट्रेंथ है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो भी तो आगे बच्चों में ट्रांसफर करना चाहिए कि नहीं? तो मेरा कहने का मकसद है, हफीज की बात करते हैं कि हफीज जब टीम में था उसने कहा जी कि मैंने अगेंस्ट में स्टेप लिया जी कि आमिर होगा तो मैं नहीं खेलूंगा। बाद में मुझे कहा गया कि जी वो तो खेल रहा है, आपने खेलना है या नहीं खेलना तो बता दें, तो जी मैंने खेल लिया। ये बाहर आके बात की। फिर जब वो कोच बने या सिलेक्शन कमेटी में थे शायद, उस वक्त उन्होंने आमिर को फोन करके बुलाया, भाई वापस आ जाओ। वाई? जब आप एक बंदे के साथ चल ही नहीं सकते, एक तरफ आपने अगेंस्ट उसके स्टेप लिया, फिर आप वापस आगे खामोश हो गए, बाद में आप आके बोले। मैंने उनको कहा कि आप बाहर आके गिले करते हैं तो आप आए, अगर खेलना चाहते हैं तो। नहीं, ये तो उनकी स्टेटमेंट है ना जी, ये तो उनकी देखिए हम बात करें क्रिकेट की बेहतरी के लिए, आप लोग भी बैठे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे बात करें, क्या वाई अगर ये लोग इतना इनके पास डाटा है क्रिकेट बेहतरी करने के लिए, जो आपको लगता है कि क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं, उन लोगों को लेकर आना चाहिए सिस्टम में। देखिए नुकसान क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का हो रहा है। आज पाकिस्तान ने 2 वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस दी है? नहीं, 4 ICC सर मैं पिछले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जो यूएसए वेस्ट इंडीज में हुआ, और मैं इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी, एक आपका वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हम हारे हैं, आईसीसी का ओडीआई बहुत। देखिए मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, देखिए आपकी क्रिकेट जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ जा रही। आपको काम करना पड़ेगा, आपको ऐसे लोग लाके सिस्टम में बिठाने पड़ेंगे अच्छा, जो ग्राउंड में जाके काम एक मिनट का मुझे सिर्फ ऐड करने दे। मैं बंदे का नाम भूल गया हूँ, ज्यादती होगी उस बंदे के साथ अगर मैं उसका जिक्र ना करूँ। यासर अराफात की लेवल 4 का कोच है। पूरी मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका के साथ था, साउथ अफ्रीका अभी वर्ल्ड कप में वो यूएई के साथ था। तो आप अंदाजा करें कि इतना वो एक तगड़ा और इतना मॉडर्न डे कोच जिसको हम करते हैं, लेवल 4 कोच है जो बाहर से कोच है, जो ईसीबी से उन्होंने लेवल 4 किया हुआ है। मेरा ख्याल शायद कोई भी नहीं है पाकिस्तान का, शायद वो वाहिद बंदा है, आई डोंट नो हारिस खान है या नहीं, लेकिन ये नंबर ये तो है कि इन्होंने लेवल 4 किया। तो इस तरह के बंदों से आपको काम लेना चाहिए। जब इस तरह के बंदों की बात की जाती है, हम मीडिया के ऊपर अगर बात करते हैं तो आगे से सुनने को मिलता है ईद जोगी। देखें शाहनवाज भाई, इरफान भाई यार अगर उस बंदे के अंदर कुछ है तो वो साउथ अफ्रीका का वो बॉलिंग कोच बना था ना, कुछ है तो वो कहने का मतलब है। अभी ये कोयटा ग्लैडिएटर ने उसको T10 में रखा था एज ए कोच, उसके बाद पूरी दुनिया की लीग्स में, काउंटी क्रिकेट में, हर जगह पे वो आपको कोचिंग करता हुआ नजर आएगा। उससे बेहतर मॉडर्न डे क्रिकेट मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई भी नहीं है। शाहनवाज भाई मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। देखिए हम आज यहाँ पे बैठ के पहले शो से क्यों कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट जो है ना वो मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से खेल रही है, वो उनमें ऐसी क्रिकेट है, वो ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हर टीम को डोमिनेट करे। उन्होंने अपने ग्रास रूट, अपनी टीम को, अपने सिस्टम को, अपनी चीज़ों को मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से, और यासर अराफात वो सिस्टम का हिस्सा रहे। क्या हम उनसे चीज़ें नहीं ले सकते? हम उनको बुला के वो चीज़ें जो मॉडर्न क्रिकेट को देखते हुए, चले ऐसा करते हैं कि उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यार किसी और मुल्क की नेशनलिटी ले लें, अगर उनके पास है फॉरेन कोच ही बुला लें उनको। सर मेरा कहने का मकसद है कि अगर मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से अगर साउथ अफ्रीका क्रिकेट खेल रही है, अगर वो सिस्टम का हिस्सा है, वाई हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते उनको? हम क्यों नहीं अपना सिस्टम? हमने किया था ना 2 सीरीज के बाद, एक ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के बाद हमने बाहर कर दिया। सर बहुत से काबिल लोग हैं आपके पाकिस्तानी ऐसे क्रिकेटर हैं। हम वसीम अकरम की बात करते हैं, वसीम अकरम क्या वो आके नहीं बता सकते? तो हमारे लड़के पूछते नहीं। मैं बताऊं एक कोचेस का भी है, जितने भी बड़े नाम है ना आपके, सही बड़े नाम जिनको आप
90s के तगड़े बड़े नाम कहते हैं या अर्ली 20s के, ये सब सीनियर टीम के साथ काम करना चाहते हैं। ये बातों की हद तक टीवी पे ये बोलते हैं, रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी आपको मैं बड़ी इनसाइड बता रहा हूँ और उनसे बात करने के बाद बता रहा हूँ, जूनियर लेवल पे एक बंदा आपका काम करने को तैयार नहीं है। राहुल द्रविड़ कितना मैं बड़ा यही तो नाम बात कर रहा हूं ना। राहुल द्रविड़ कितना बड़ा नाम था, जब उसने सिस्टम में आया तो उसने कहा कि मुझे अंडर 19 के साथ लगाओ उसको और मैं वर्ल्ड प्ले चैंपियन 12 बना के उसने आपकी T20 को भी सर चैंपियन मैं बनाया। वही तो बात कर रहा हूँ कि इवन उसने युवराज सिंह ने अपनी टीम को बड़े अच्छे प्लेयर देखिए निकाल के उसने अंडर 19 टीम पकड़ी, उसने प्लेयर बनाने शुरू किए, उसने डेवलप किए और डेवलप करने के बाद उस जगह पे लाके खड़ा किया जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम में उसको सिलेक्ट किया, और जब वो कोच था और उसमें वो वर्ल्ड कप भी जीता और उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। देखिए कहीं ना कहीं आपको जो आपके कहते हैं ना कि हमने काम करना है, आओ ना जूनियर्स के साथ काम करो। ऐसा नहीं Why करना, ये सारी बातें पाकिस्तान हैं। में टीम क्यों? ये सारी बड़े बातें क्या वो हैं। लेवल डाउन बड़े है? नामों की तो मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ वो जो अहल लोग हैं, आप उनको टीम के साथ ना लगाएं परमानेंट, अगर आप नहीं लगा सकते, लेकिन आप उनसे काम तो ले सकते हैं ना। हमारे प्लेयर्स भी जो हैं, देखिए एक छोटी सी बात है, बाबर फंसा हुआ है, शाहीन फंसा हुआ है, क्या वसीम अकरम से जाके, जावेद मियादाद से जाके या इंजमाम से जाके पूछा नहीं जा सकता कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमें? वो भी तो नहीं जाना चाहते ना। तो जो बड़े प्लेयर हैं, अगर ये जो हमारे यंग प्लेयर हैं जिनका अभी नाम जुमा 4 दिन हुए हैं, बाबर होगा या तो नहीं बात यह है कि अगर उनकी ईगो इतनी है, तो जिन्होंने रूल किया हुआ आपकी क्रिकेट फ्रेटर्निटी पे पूरी दुनिया में ग्लोबली परफॉर्म किया हुआ है, तो उनकी क्यों नहीं ईगो होगी? वो भी तो ये कहेंगे ना कि यार हमें बड़े लेवल पे तो मैंने छोटा बट साहब लेवल से ना नहीं क्वेश्चन किया, मैं आपको पता उनके साथ भी काम करता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि ये लड़के आपकी ग्राउंड में आके प्रैक्टिस करते हैं, तो बट साहब ये आप इनको गाइड नहीं करते? कहते हैं लिटरली हमें अब डर लगता है कि हमने अगर लेट्स कुछ कह दिया तो आगे से कह दिया तुम कौन होते हो बताने वाले, तो हम मतलब ये अगर आपके देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं देखिए जब मैं देखिए स्टेडियम जेरे तामीर था तो पूरी क्रिकेट टीम उधर अभी भी जाके सारे शाम को उनके उधर ही अभी भी आते हैं, करते उनके हैं। पास ही आप practice मैं करने आपको आते हैं। बिल्कुल आपकी बात से इरफान भाई एग्री करता हूँ। मैं ना कुछ विकेट कीपर थे, अभी भी खेल रहे हैं, तो उनके साथ ना मैंने क्योंकि मुझे कहा कि आप विकेट कीपर आप कीपिंग करते हैं तो किस तरह इतना लॉन्ग आपका कैरियर है और इतने मैचेस खेले एज ए विकेट कीपर, तो आप ना विकेट कीपर से बात करना शुरू कर दो, उनको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दो, अच्छा। क्या बेसिक्स है क्या है। तो वो जब मैं उनके पास गया ना तो थोड़ी सी बात की, तो वो आगे से पता क्या कहते हैं, सर आपका टाइम खत्म हो गया, अब हमारा This is टाइम very tragic and sad और ये managerial मसाइल हैं जिनको काम करने की जरूरत है। I'm very जो कहते हैं अदान वक्त disappointed। बहुत कम है, सब बहुत टाइम है हमारे पास। ये वाले सारे मसाइल डिस्कस करेंगे क्योंकि सेमीफाइनल में तो है ही नहीं। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।